अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे ईरान की, ईरान के साथ अफगानिस्तान और इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है वो गंदम भिजवा रहा है ईरान के ज़रिए। क्योंकि पाकिस्तान से बात की गई थी लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया। कभी कहा ये ट्रक होना चाहिए, कभी वो ट्रक होने चाहिए, करके नहीं हो पाया। और बहरहाल अब इंडिया ने ये सोचा है कि वो अपनी जो मेडिसिन है या किसी किस्म की भी कोई मदद अगर वो अफगानिस्तान की करना चाहते हैं तो वो ईरान के जरिए करें। ईरान की इस रीजन में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ईरान अब हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान की जो अभी तक एक इम्पोर्टेंस थी और वो थी कि ये जिस जगह पे है पाकिस्तान, तो कई लोगों को हमारी जरूरत पड़ती थी, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो, चाहे ईरान के लिए हो या चाइना के लिए। क्या वो इम्पोर्टेंस खत्म होने जा रही है? क्या हमें ईरान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्या उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाने के लिए भारत जोर डालेगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चाइना के ऊपर जो है काफी तरह का दबाव आ सकता है, और इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आप सबके जाने पहचाने एम्बेसडर अशोक सज्जनहार हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। हम ईरान को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या ईरान की इम्पोर्टेंस अब आगे होगी? और इतने साल से डिफरेंट किस्म के सैंक्शंस की वजह से, अदरवाइज ईरान के पास ऑयल भी है और कई तरह की चीजें हैं। आप समझते हैं कि जब अब भारत जो है वो भी अपनी जो मदद उन्हें अफगानिस्तान की करनी है वो वाया ईरान कर रहे हैं, तो ईरान अब आपको लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें मैं आरजू, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने प्रोग्राम में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आपसे बातचीत करके। तो आपका जो ये मौजू आपने आज के लिए उठाया है, जो ईरान की क्या अहमियत है, और हम कितने महीनों से अब देख रहे हैं जो हम अफगानिस्तान पर, वहाँ पर कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी है, जो वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है। तो उनको जो इतने महीनों से इतने मीटिंग्स की जा रही हैं, इतने कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं। अभी आपको मालूम है जो पाकिस्तान में भी OIC का ये मीटिंग हुई थी, एक फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर बहुत आए थे, कुछ और देशों के भी नुमाइंदे वहाँ पर आए थे। और पाकिस्तान ये बताने का प्रयास कर रहा है जो पूरी दुनिया को साथ में आना चाहिए और अफगानिस्तान की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ना वहाँ पर दवा दारू है, ना वहाँ पर खाने के लिए कुछ है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान ये इसमें जेन्युइन ये चीज समझता है, जो वो अफगानिस्तान के जो 38 मिलियन लोग हैं उनकी वो सहायता करना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, तो उसको देखिए, हमने करीब 2 महीने हो गए। आपको याद होगा करीब 17 सितंबर, तो मतलब 3-4 महीने हो गए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत की थी और उन्होंने कहा था जो हम जो मानवीय सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल मुहैया कराएंगे, भेजेंगे। और यही हमने 20 तारीख को जब मॉस्को में एक अफगानिस्तान के ऊपर मुलाकात हुई थी, भारत उसमें था और भारत ने उसमें ये कहा। परंतु इतने महीने हो गए हैं, वहां पर इतनी भूखमरी है, परंतु अभी तक पाकिस्तान ने, जैसे आपने बताया, वहां पर परमिशन नहीं दी है। क्योंकि पहले तो वो कहते थे जो भाई ये पाकिस्तान के ट्रकों में जाना चाहिए, फिर ये बातचीत हुई नहीं, पाकिस्तान के ट्रकों में नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी तो वहां पर अफगानिस्तान में जाकर कहेगा जो देखिए ये पाकिस्तान ने आपके लिए अनाज भेजा है, दवाइयां भेजी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो ठीक बात नहीं है। भारत की तरफ से जा रहा है, ठीक है, भारत के ट्रकों को वहां पर नहीं जाने देना चाहते, आपने उसके ऊपर रोक लगाई है, तो अफगानिस्तान के ट्रकों पर आने दीजिएगा। तो उसमें भी नहीं हो रहा है। तो मेरे विचार से इससे सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का जो हिपोक्रेसी है, जो असल में वो अफगानिस्तान के अगर लोगों की वो सहायता करना चाहता, मदद करना चाहता, तो उसको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और अभी तक हमने देखिए आरजू, यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स मेडिसिन की, एक तो 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उनको भेजा है बाय एयर। और ये हमने भेजा है एक तो दुबई के थ्रू एयर, क्योंकि हमारी तो वहां से एयर कनेक्टिविटी है नहीं अफगानिस्तान के साथ, काबुल के साथ, और एक ईरान के थ्रू। और 3 हमने ऐसे कंसाइनमेंट्स भेजे हैं, करीब 1-1.5 टन का, 2 टन का वगैरह।
अब आपने पूछा है ईरान के बारे में, तो ईरान और भारत के संबंध आपको पता है बहुत ही पुराने हैं, सिविलाइजेशनल हैं, हिस्टोरिकल संबंध हैं। और वहाँ पर एक जो साउथ में एक तो और पोर्ट है बंदर अब्बास जिससे कि कनेक्टिविटी होती है, परंतु एक और पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार, और उसको काफी सालों से डेवलप किया जा रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जब ये सैंक्शंस लगे थे तो तब भारत उसका प्रयोग नहीं कर पाया, परंतु 2015 में जब बराक ओबामा की सरकार थी, जब वो वहां पर प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, तो तब यहाँ पर उन्होंने सैंक्शंस हटाए, जिसे कहा जाता था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो उसमें उन्होंने सैंक्शन हटाए तो चाबहार को डेवलप किया गया, और भारत ने बहुत जल्दी उसको डेवलप किया। और उस समय भी करीब 2019 में तालिबान के आने से पहले करीब 75,000 टन हमने एज अ एड हेल्प अफगानिस्तान को ये गेहूं के भेजी थी, गंदम का भेजा था उनकी सहायता के लिए। तो अब जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक बात कही है, जो क्योंकि पाकिस्तान इतना आनाकानी कर रहा है, कुछ वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, ना स्वयं ना हम, तो इसीलिए अब बातचीत हो रही है। 8 तारीख को हमारे विदेश मंत्री की बात हुई ईरान के विदेश मंत्री से, और उन्होंने कहा आप हमारे द्वारा भेजिए, चाबहार से भेजिए, और इसीलिए अब इस बात को शायद वैसे ले जाना पड़ेगा। तो इससे मैं समझता हूं जो पाकिस्तान एकदम से एक्सपोज हो जाएगा, जो असल में उसका मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान के लोगों की सहायता नहीं है, परंतु वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना चाहता है। तो सर वैसे ये सब करने में, यानी ईरान के थ्रू ले जाने में जो है वो भारत को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, जाहिर है कि वो रूट चेंज होगा और ज्यादा एक्सपेंसेस पड़ जाएंगे। लेकिन कहीं इंडिया ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रहा कि जरा पाकिस्तान को नीचा दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिस वक्त कोई भी इंसान या कोई ये समझे कि मेरे बगैर तो काम चलना ही नहीं है, वो एक बड़ी खुशफहमी या गलतफहमी होती है अपने बारे में। तो क्या पाकिस्तान को भी इस वक्त आप समझते हैं कि कोई खुशफहमी है कि मेरे बगैर तो काम होना ही नहीं है, ये कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो अगर ईरान बीच में आ जाएगा, बेशक ज्यादा पैसे देने पड़े लोगों को, लेकिन हम ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन क्या भारत जो है वो अपने ज्यादा वसाइल या ज्यादा अपने एक्सपेंसेस करेगा सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दे? नहीं, हमें देखिए पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो जो बातचीत हो रही है आरजू, वो हो रही है जो कैसे अफगानिस्तान के लोगों की सहायता की जाए। वहां पर भूखमरी है, वहां पर दवाई नहीं है, वहां कुछ इस प्रकार के वो नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे उनकी तरफ पहुंचाया जाए। अब ये जो हम 50,000 टन गेहूं भेजेंगे उसका पैसा थोड़ी लेंगे। आपने ये भी देखा होगा जो पिछले 20 साल में 2001 से लेकर 2020 तक भारत वहां पर रहा है अफगानिस्तान में, तो वहां पर उसने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। देखिए वो इसके लिए नहीं है, वो कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हमने वहां पर वो पैसा लगाया है उसका हमको कोई या ब्याज आएगा या कोई उसका मुनाफा हमें होगा, नहीं। हमने जो भी वहां पर आरजू प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं आपको 2-3 इसमें गिनवा देता हूं। एक तो जिसे कहा जाता है जरांज डेलाराम रोड, 2004 किलोमीटर की ये हाईवे है, जो कि ईरान के साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां से ले जाकर बिल्कुल काबुल के आसपास तक पहुंचती है। दूसरी है पूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन, जो उज्बेकिस्तान से बिजली आती है, उसको पूले खुमरी से लेकर काबुल तक ये कैसे बिजली पहुंचे वो ट्रांसमिशन लाइन हमने सेटअप की है। वहां पर की पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको भारत ने वहां पर बनाया है। एक और है बहुत ही हेरात में, सलमा, आप तो अच्छी तरह वहां की ज्योग्राफी जानती होंगी, समझती होंगी, वहां पर है सलमा डैम, जिसको अब अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। बहुत ही वहां पर मुश्किलात से, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका है, पत्थर वगैरह ऐसे हैं, परंतु वहां पर हमने ये मल्टीपर्पज डैम बनाया है। उसके अलावा जो वहां पर 34 प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान की, उसमें करीब हमने 500 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इस प्रकार की चीजें वहां पर बनाई हैं। तो ये इसके लिए नहीं है जो हमको वहां से कोई फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, परंतु इसलिए है
जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जिनके साथ हमारा बिल्कुल बहुत ही, जैसे मैं कहूँ, सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उनकी जिंदगी सुधर सके। तो अगर इतना हमने इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा और पैसा लग जाएगा, परंतु कम से कम जो वहाँ के लोग हैं, उनके पास दवा पहुंचेगी, उनके पास खाने के लिए गेहूं पहुंचेगा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। तो यही मकसद है। पाकिस्तान का हमारे इसमें कुछ वो लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान के थ्रू चला जाता है तो ये है जो जल्दी पहुंच जाएगा उनके पास, ये नहीं जो हमें ज्यादा मतलब कम पैसे में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, परंतु उनके पास जल्दी पहुंच जाएगा। यही हमारी मंशा है। लेकिन सर, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी या उनको जिस तरह से डील किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर एसिड्स बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी कई बार इल्जाम लगा के उनकी मदद कर रहे हैं। अगर ईरान और भारत के टर्म्स बेहतर होते हैं और एक दूसरे की इस तरह से मदद करते हैं सामान ले जाने में और दूसरी चीजों में, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि ईरान जो है वो भारत से वही उम्मीदें लगाए जो उसने पाकिस्तान से लगा रखी थी? क्या उस सूरत में भारत उनकी मदद करेगा? देखिए आरजू, भारत और पाकिस्तान को तो ऐसे आप नहीं एक ही उसमें कंपेयर कर सकते हैं, इक्विवेलेंस उनमें नहीं है। ये तो बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंस है। देखिए, भारत ने जो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया है, वो सारा अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से किया है। पाकिस्तान का मालूम है सभी को, जो नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है, चीन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई है, आपने जिसे कहा जाता है पाकिस्तान इज अ वॉलमार्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, कोई भी आकर वहां से खरीद सकता है। ईरान ले गया, लिबिया ले गया, और कोई देश ले गए, और जो आया था वहां पर, ये सभी को मालूम है। ये आपके अब्दुल कादिर खान साहब जो थे, जो डॉक्टर थे, वो बाहर से ड्राइंग्स लेकर आए थे, वो चोरी करके लेकर आए थे, और उन्होंने वहां पर इसको बनाया, जो भी ये सेंट्रीफ्यूज वगैरह बनाना है। तो इसीलिए आप ये तो बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जो अगर पाकिस्तान ने सहायता की है ईरान की ये न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, तो भारत भी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो भारत का, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना एकदम इम्पेकेबल है, जिसमें कोई कभी आंच नहीं आई है, इसीलिए भारत और अमेरिका ने, जिसे कहा जाता है सिविलियन न्यूक्लियर डील, भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, परंतु फिर भी वो जो अमेरिका ने और पूरी दुनिया का जो वियना में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, उन्होंने एक यूनिक वेवर दिया था भारत को। किस लिए? जो हालांकि आपने एनपीटी साइन नहीं की है, परंतु पूरी दुनिया में, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आप पूरी दुनिया में यू कैन ट्रेड, आप कॉमर्स कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल। यही बात देखिए, जब ऐसी अग्रीमेंट साइन हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तान ने भी कहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तब वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा जैसे आपने अग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया है, हमारे साथ भी कीजिए, क्योंकि हमको भी एनर्जी की बहुत जरूरत है। भारत के लिए इसलिए किया गया था, जो हमको एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हम डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमको भी एनर्जी। तो वो कहते हैं बिल्कुल आपकी तुलना भारत से इस मामले में हो ही नहीं सकती। जिसे कहते हैं ना, इट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से ईरान के जहन में ये कभी नहीं आएगा जो उसको मदद पाकिस्तान से मिली है, वही मदद उसे भारत से मिल जाए। लेकिन सर, आप समझते हैं कि भारत तो फिर भी ईरान की मदद करेगा सैंक्शंस हटवाने में? क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ हो गया, तो काफी अमीर कंट्री है ईरान। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, जैसे ऑयल है और सारी चीजें। तो आपको लगता है कि काफी टाइम हो गया है, अब ये सैंक्शंस हट जानी चाहिए? आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी, भारत तो बिल्कुल इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो ईरान केवल तेल की वजह से नहीं, ये तो बहुत सिविलाइजेशनल देश है, बहुत ही उसका पुराना हेरिटेज है। और भारत और ईरान का तो बहुत ही सदियों पुराना हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है। तो इसीलिए, परंतु जो उनकी
न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना है, उसके भारत विरुद्ध है। और उसको भारत ने कहा भी है, क्योंकि हम और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस क्षेत्र में नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ये सोच भी रहे थे, जब वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका में, तो उन्होंने भी कहा था जो चाबहार को हम इसमें से सैंक्शन से अलग रखेंगे, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है जो अगर चाबहार के थ्रू भारत को रास्ता मिलता है अफगानिस्तान में जाने का, मध्य एशिया के देशों में जाने का, तो वहां पर ये सबके लिए अच्छी बात है। तो इसीलिए अब बातचीत हो रही है वियना में। आपको पता है आरजू, जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ईरान भी इसमें इंटरेस्ट रखता है। तो अगर ये सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं तो ईरान के लिए अच्छा होगा और मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इसमें आरजू, जो जब 2015 में, जो मैं कह रहा था JCPOA जब साइन हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी 2016 की मई में गए थे ईरान, और वहां पर एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ ईरान, अफगानिस्तान और भारत का। और अब वहां पर चाबहार को डेवलप करने की बात हुई। तो भारत ने 2016 मई से लेकर दिसंबर 2017 तक वहां की जो कैपेसिटी थी 2.5 मिलियन टन से उसको 8.5 मिलियन टन कर दिया है। और अब हम जो कह रहे हैं चाबहार को न केवल अफगानिस्तान के लिए परंतु मध्य एशिया के लिए भी एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है इसके बारे में, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और उसमें ये जो उज्बेकिस्तान है, क्योंकि वो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो चाहता है जो वो इसमें शिरकत करे, वो इससे मिले और उसको भी इसमें फायदा होगा, क्योंकि उसको भी वहां पर अरेबियन सी, इंडियन ओशन आने का उसे मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। लेकिन सर, आप समझते हैं कि भारत और अमेरिका ये दोनों मिलके जो है क्या कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि जिसमें सऊदी अरब और ईरान साथ बैठ सके, जो ये शिया सुन्नी का इन्होंने एक बना रखा है, उनको ये समझाया जा सके कि मिलके काम किया जा सकता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है आरजू। और देखिए, इसमें हम देख रहे हैं जो अभी हाल में कुछ, चाहे महीने कहें या कुछ साल कहें, बहुत तब्दीली हो रही है वहां पर। जो जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं और जो उधर से अमेरिका उसको मिडिल ईस्ट कहता है, क्योंकि देखिए इतनी तब्दीली हो गई है। एक तो जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, इजराइल के साथ UAE के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए हैं, बहरीन के हो गए हैं, मोरक्को के हो गए हैं, सूडान के हो गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एकदम अनदेखी, अनसुनी, होनी सी बात हो गई है। उसके बाद पहली बार हमने देखा है जो ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं वो UAE में आए, अभी हाल ही में आए। बहुत ही अच्छा उनका खैर मकदम हुआ वहां पर, बहुत अच्छी उनकी बातचीत हुई और अपने संबंधों को, रिश्तों को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छी बात हुई। पहली मर्तबा वहां से UAE के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपको पता है जो कैसे UAE और सऊदी अरेबिया एकदम एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों देश, उनकी जो पॉलिसीज हैं बिल्कुल एक साथ मिलती हैं। वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो गए वहां पर ईरान में, उन्होंने वहां की लीडरशिप से बातचीत की है। तो मैं तो ये कहूंगा, और भारत मेरे विचार से जो दुनिया के देश हैं उनमें से अकेला एक ऐसा देश होगा या बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जिनके संबंध इजराइल के साथ बड़े अच्छे हैं, जिनके संबंध सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, UAE के साथ बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमारी जो बातचीत होती है, हम तो सभी इन देशों को कहते हैं जो मिलकर रहना चाहिए। और अभी हमने आपने देखा होगा जो कुछ ही समय पहले एक और क्वाड वहां पर बना है, वेस्ट एशियन क्वाड बना है, जिसके मेंबर्स हैं UAE, इजराइल, अमेरिका और भारत। तो ये 4 देशों का वहां पर क्वाड बना है, जिससे कि वहां की जो इतनी सालों से वहां पर टेंशन है और जंगनुमा वहां पर हालात है, माहौल है, उसको कैसे ठीक किया जाए और वहां पर शांति, चैन, अमन कैसे लाया जाए। तो अब ईरान के साथ मेरे विचार से बातचीत हो रही है और मैं जिसे कहते हैं, आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, जो आगे चलते हुए थोड़े हालात और बेहतर होंगे।
बिल्कुल। और सर लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि अभी नया साल शुरू हुआ है, तो इस साल में आप, जैसे हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम कुछ चेंजेस होते हुए देख रहे हैं क्या? हमें अफगानिस्तान में कुछ बेहतरी नजर आएगी? और जैसे हम बात कर रहे हैं ईरान की, ईरान हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस नए साल में 2022 में आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं उनमें किसी किस्म का बदलाव, कोई पॉजिटिविटी कुछ नजर आ रही है? देखिए आरजू, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो चाहे जैसे हालात हों, मैं रियलिस्ट भी हूँ पर ऑप्टिमिस्ट भी हूँ। तो मैं तो ये जरूर सोचता हूँ जो आगे चलते हुए, जो अब हमारे ऊपर इतनी जो आपदा आई है, ये जो कोविड-19 2 साल हो गए हैं, अब तीसरा साल ओमिक्रॉन भी है, उससे और ज्यादा सभी के ऊपर, न केवल हेल्थ एरिया में परंतु इकोनॉमी में, जो सोसाइटी में है, उसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो और इसका अगर हमें मुकाबला करना है, कोविड-19 का मुकाबला करना है, तो हमको साथ मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं, अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको याद होगा 2020 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, और देखिए पिछली बारी हम बातचीत कर रहे थे सार्क कहाँ पर जाएगा, क्या कर सकता है, सार्क की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है। तो तब हालांकि 2014 के बाद सार्क की मुलाकात नहीं हुई है, परंतु ये कोविड-19 के शुरुआत पर ही 15 मार्च में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने सभी जो लीडर्स थे सार्क देशों के, उन सबको आमंत्रित किया, उन सब के साथ मुलाकात की। और जैसे आप कह रहे थे, पाकिस्तान अब चाहता है जो सार्क की मीटिंग हो, समिट मीटिंग हो, परंतु उसमें और सब देशों के, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, सबके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए। केवल पाकिस्तान ने अपने एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया वहां पर, जो हेल्थ के थे, और उन्होंने न केवल वहां पर आकर, भाई प्रधानमंत्री नहीं आए, उन्होंने वहां पर भी उस फोरम पर भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो देखिए, अगर हमें कोऑपरेशन करना है, जो आपका प्रश्न है अभी, जो क्या हम कुछ बदलाव देख सकते हैं, तो देखिए पहले नजरिया, माइंडसेट, अप्रोच बदलना होगा। और अभी जो इमरान खान साहब ने अभी एक वो ट्वीट किए हैं, जो हरिद्वार में जो हुआ है उसमें मोदी साहब की साइलेंस क्यों है। तो देखिए, अगर आप एक भारत के अंदरूनी मामलों में आप ऐसे दखल अंदाजी करते रहेंगे, तो तब तो भारत और पाकिस्तान में आगे जाना, थोड़ा संबंधों को ठीक करना, उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने जैसे कहा है, बॉल इज स्क्वायरली इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप आतंकवाद को छोड़िए, देखिए जो हमारे आसपास के देश हैं आरजू, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, सबके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, और उन सभी देशों को भारत के साथ अच्छे संबंधों का फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी इसीलिए ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमने शुरुआत की। जो यहाँ से गंदम वहां पर जाना चाहिए, जाना पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा। अगर वो ट्रांजिट राइट्स भारत को दे देता है, वहां से सेंट्रल एशिया से माल आ सकता है भारत में, भारत से वहां पर जा सकता है, उसको ट्रांजिट फैसिलिटी का इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेगा, जो उसका एक तो अपनी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। और आपको इकोनॉमी, मैं क्या बताऊं, आपको स्वयं पता है जो हालात कैसे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उसको फायदा होगा, और फिर अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा, और उसकी जो इमेज है वो भी ये होगा, जो अगर पाकिस्तान कह रहा है जो वो अफगानिस्तान के लोगों की सहायता करना चाहता है, तो वो इसमें कारगर काम कर रहा है। परंतु अगर हम अफगानिस्तान में देखें, देखिए अभी करीब 4.5-5 महीने होने को आ गए हैं, वहाँ पर काबुल में इन्होंने ज़बरदस्ती अख्तियार कर लिया अपना, तालिबान ने, परंतु एक भी देश ने अभी उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दी है, मान्यता नहीं दी है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा, जो वहाँ पर वो अपना जो काम करने का तरीका है, जो अपनी गवर्नमेंट है उसको इंक्लूसिव बनाएंगे, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो देंगे, पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। और देखिए जैसे अभी कजाकिस्तान में हुआ है पिछले 5-6 दिनों, वहां पर उन्होंने कहा है जो अफगानिस्तान से भी लोग थे, वहां पर जो टेररिस्ट आए थे अफगानिस्तान से भी थे,
तो ये सब चीज़ें तो रोकनी पड़ेंगी, तभी हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र का कुछ वो फायदा होगा। तो हमको देखिए उम्मीद करनी चाहिए और उसकी तरफ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करना चाहिए, परंतु जैसे हालात अभी हैं उसमें मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और हम जैसे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं और लोग भी बात कर रहे होंगे, और शायद कुछ किसी की समझ में आ जाए और हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान फेस कर रहा है वो यहाँ पे रहने वाले अच्छे से समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर कोशिश की जाए तो हम इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, अगर हम सीरियसली उसके ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।